पायनियर जो लोग आए थे जिन्होंने पीरा को इस्टेब्लिश किया है, उनमें से एक मैं हूँ। लाहौर के अंदर 10 SDO आए थे, तो उनमें से एक मैं हूँ। ठीक है, तहसील लिस्टर है, वहां पे सर्व कर रही हूँ मैं। कसूर के बिल्कुल साथ ही लगती है। अच्छा, इसके अंदर आप लोगों ने अभी ये करना है कि सबसे पहले जो इवन ईओज और आईओज हैं और एसडीओज हैं, आप लोग ये देखें कि आपके स्केड्यूल्ड लॉज कौन कौन से हैं। बल्कि इंटरव्यू की जो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इंटरव्यू की जो तैयारी होती है उसका सबसे पहला असूल ये होता है कि आप लोगों ने सेल्फ से स्टार्ट करना होता है। आप लोगों का इंट्रोडक्शन, सबसे पहले अपना एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन बनाएं जिसके अंदर आपका नेम हो, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, उसके अंदर आपकी क्वालिफिकेशन हो, आपके पेरेंट्स के बारे में थोड़ा सा बताया गया हो, उसके अंदर आपका अगर कोई अचीवमेंट है तो अचीवमेंट बताएं, अपनी क्वालिफिकेशन बताएं, अपने एंड पे हॉबीज बताएं और क्लोज कर दें। 2 मिनट से कम टाइम में आपका इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाता है। सबसे पहले अपने इंट्रोडक्शन लिखें, लिख के उसको आपने बेशक शीशे के सामने खड़े होके, बेशक अपने दोस्तों के साथ आपस में, इंटरव्यू की सबसे अच्छी तैयारी जो है वो ग्रुप में होती है। मैं आप लोगों को नॉलेज जरूर दे सकती हूँ, मैं आप लोगों को जितनी चीजें हैं पीरा के बारे में नो हाउ दे सकती हूँ, लेकिन उसको आपने आगे जाके आर्टिकुलेटेड मैनर में किस तरह से डिस्क्राइब करना है वो आप लोगों ने करना है। मैं वहां पे आपके साथ नहीं जाऊंगी, मैं आपको बता सकती हूँ कि आपने किस तरह से करना है। इंटरव्यू के अंदर आपकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करके फिर आप अपने एरिया पे आए कि अगर इनके हिसाब से कोई क्वेश्चन किया जाता है, लेट्स सपोज बहावलपुर से हैं तो बहावलपुर में फेमस क्या चीज है? पैलेसेस, आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, पैलेसेस हैं, हिस्ट्री जो है उसकी रिच है, ये चीजें हैं। फिर उसके बाद जीप रैली वगैरह होती है। ठीक है, आपने ये देखना है कि आपका एरिया कौन सा है, एरिया की पॉपुलेशन कितनी है, डिस्ट्रिक्ट बहावलपुर है, डिस्ट्रिक्ट लाहौर है, उसकी पॉपुलेशन कितनी है। उसके बाद आपने देखना है कि उसमें लिटरेसी रेट कितना है। उसके अंदर ही आप ये देख लें कि फेमस अगर क्रॉप्स हैं वो कितनी है, एग्रीकल्चरल लैंड होती है ना, उसमें क्रॉप्स कितनी है, इंडस्ट्री कितनी है, कौन कौन सी फेमस है, हिस्टोरिकल साइट्स कौन सी फेमस है। ठीक है, अगर जो यूनेस्को की जो साइट्स हैं वो कौन कौन सी हैं जो प्रिजर्व की गई हैं। लाहौर तो बहुत रिच है, लाहौर वाले लोगों को ज्यादा काम करना पड़ेगा। उसके बाद आप ये देखें कि कोई फेमस पर्सनालिटी अगर वहाँ पे है, लेट्स सपोज लाहौर है तो लाहौर में तो ढेर सारी होंगी, बहावलपुर में कौन सी फेमस पर्सनालिटीज है? कोई अच्छे पॉलिटिशियन होंगे, कोई अच्छा पोइट होगा, कोई अच्छा आर्टिस्ट होगा, कोई ऐसा बंदा जिसने नाम पैदा किया होगा। ठीक है, कराची की बात करें, अब्दुल सत्तार दिल्ली का नाम आ जाता है। ठीक है, इस तरह का कोई भी बंदा हो सकता है ना, फेमस हो सकता है, कोई फेमस इंस्टीट्यूट हो सकता है, कोई ऐसा बंदा जिसने इन्फ्लुएंस किया हो सोसाइटी को, कर सकते हैं। हर बंदा अपने अपने इलाके को कर सकता है ना, चिन्नौट वाले अपने एरिया को। अगर वहां पे लेट्स सपोज कुजीन भी अच्छी है तो उसको भी देखें। और ये मैक्सिमम जो मैं सारा बता रही हूँ पता कितने टाइम का है? 1 घंटे का। 1 घंटे में आपने गूगल करके ये सारी चीजें लिख लेनी है। उसके बाद आपको बताते हुए कोई मसला नहीं होगा। उसके बाद आपकी यूनिवर्सिटी है, लेट्स सपोज आपकी पंजाब यूनिवर्सिटी है, आप ये बताएं कि पंजाब यूनिवर्सिटी से हैं, ये फलां टाइम पे इस्टेब्लिश हुई, उस टाइम पे जब इस्टेब्लिश हुई तो उस वक्त से लेके अभी तक कितने सारे नए डिपार्टमेंट्स ओपन हो चुके हैं, कितने डिसिप्लिन है इसके अंदर, कितने स्टूडेंट्स हैं, कितनी ब्रांचेज हैं इसकी, कौन कौन सी जगह पे इसके सब कैंपसेज हैं, और कौन कौन से लोग हैं जो फेमस लोग जो सामने आ चुके हैं। जीसी से अगर कोई बंदा, तो जीसी वाले बता सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो आप बता सकते हैं कि रिच हिस्ट्री है इसकी, उसका मोटा मोटा बताएं कि ये फेमस लोग हैं जो कि जिस यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी वाले बता सकते हैं, ओरिएंटल कॉलेज जो है पंजाब यूनिवर्सिटी का, उसने बड़े बहुत हीरे जो है लोग वो पैदा किए हैं और जिन्होंने बड़ा काम किया है। ठीक है, लिटरेचर में बहुत काम किया है। अगर कोई यूएटी से है तो यूएटी वाले बता सकते हैं। बहुत ज्यादा लोग जो इंजीनियर होते हैं वो भी बहुत आगे जाते हैं, उसके बारे में बता सकते हैं। ये सारी चीजें क्लियर यहाँ तक? नेम अगर आपका है तो उसका मीनिंग देख लें, अगर आप साथ कास्ट लगाते हैं तो कास्ट देख लें। बेहतर यही है कि इस तरह की चीजें ना लगाएं, लेकिन अगर इन केस लगाते भी हैं तो वो आप देख लें। हाँ, उसका देख लें। अब देखें ना कि जब आप किसी बंदे को कोई क्लू देते हैं, आपने बेसिकली अपना इंटरव्यू खुद ड्राइव करना होता है। सबसे अच्छा इंटरव्यू वो होता है जो आप खुद ड्राइव करते हो। हम लोग
बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि इंटरव्यू को ड्राइव नहीं कर पा रहे होते, अगला बंदा ड्राइव कर रहा होता है, कि हम लोग अनकॉन्शियसली उनको क्लू दे देते हैं कुछ ऐसे जिनके बारे में हमें नॉलेज नहीं होता। तो आप लोगों ने अपने इंटरव्यू के अंदर ऐसा कोई क्लू इंटरव्यूअर को नहीं देना, ठीक है। कोई ऐसी चीज जिसके बारे में आपको लगे कि आप नहीं जानते, उस चीज को आप ना बताएं, वहां पे एक्सक्यूज कर लें। इंटरव्यूअर को, इंटरव्यू करने वाला हमेशा वो चीज जज करता है जिसके बारे में आप बताएंगे। आपको अगर नॉलेज नहीं है तो आपको बहुत सारी चीजों का नॉलेज नहीं हो सकता। यू पीपल आर नॉट सुपर कंप्यूटर, आप एआई नहीं है कि आपको हर चीज का नॉलेज हो। बड़े सॉफ्ट वे में आप उनको एक्सक्यूज कर सकते हैं कि सॉरी सर, दिस इज नॉट इन माई माइंड, सॉरी सर, आई कैन नॉट रिकॉल राइट नाउ। इस तरह के कोई भी वर्ड्स आप बोल के बड़े सॉफ्ट से वे में बोल सकते हैं कि इस वक्त माइंड में नहीं है। लेकिन आप लोगों ने कभी ये नहीं करना कि स्टक हो जाना, नहीं 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 इस सवाल का जवाब देना है और वो जवाब जो है वो गलत देते हैं, उस तरह से नहीं। दूसरी बात, अगर कोई चीज, कोई इंटरव्यू का एक क्वेश्चन स्किप हो जाता है तो इसके अंदर आपने बिल्कुल डाउन फील नहीं करना। अभी आप जिस सिचुएशन में हैं, इस सिचुएशन में आप लोगों को बार बार ये चीज पिंच करेगी कि आप डाउन हो, कि इतने सारे लोग हैं, इनमें हम होंगे या नहीं होंगे। तो सबसे पहली बात यह कि अल्लाह पे तवक्कल रखें, जो अल्लाह आपको यहाँ तक लेके आया वो आगे लेके जाएगा। और यहाँ पे अब जो चीज आप लोगों को मुमताज करेगी वो आपका हार्ड वर्क होगा। जो बंदा जितनी हार्ड वर्किंग कर लेगा, जो बंदा जितना अच्छा इंटरव्यू प्रिपेयर कर लेगा, जो बंदा वहां पे जाके जितना अच्छा बोल लेगा, जितने अच्छे तरीके से कन्विंस कर लेगा, वो बंदा कामयाब हो जाएगा। और अल्टीमेटली तकदीर को हम झुठला नहीं सकते, ठीक है। एट द एंड ऑफ द डे आपकी, आपके पेरेंट्स की, हर बंदे की दुआएं भी आपके साथ होती हैं। कोशिश करें किसी का दिल ना दुखाएं, कोशिश करें कि काइंड रहें हर बंदे के साथ। हम अपने तौर पे कोशिश कर भी रहे होते हैं, लेकिन अदरवाइज भी आपकी जुबान से, आपके हाथ से लोग महफूज रहें। अच्छा, ये बेसिक चीजें करने के बाद आप लोगों ने आना है लॉज पे, ठीक है। एक चीज जो आपने डेली बेसिस पे करनी है वो है आपका न्यूज़पेपर। पढ़ रहे हैं? न्यूज़पेपर आपने पढ़ना है। न्यूज़पेपर को इस तरीके से पढ़ना है जैसे अभी आजकल है ईरान और अमेरिका की वॉर, तो आपने उसके ऊपर अपने शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं। टाइमलाइन का आइडिया है ना? टाइमलाइन क्या होती है? वॉर कहाँ से स्टार्ट हुई, उसका बैकग्राउंड क्या था, थोड़ा सा वो बता देना है कि इसकी रीजंस जो है वो कौन कौन सी थी। अमेरिका क्या चाहता है इसमें, इसराइल क्या चाहता है, किस वजह से ये वॉर हो रही है, किस वजह से सालसी नहीं हो पा रही, मुज़ाकरात क्यों नहीं हो पा रहे, ये सारी चीजें, ठीक है। एक टाइमलाइन बना के उसके अंदर आपने बता देना है। एंड पे आपका अपना तज्जिया होना चाहिए। उस तज्जिया के अंदर आपने ये कहना है कि हर कंट्री नेशनल इंटरेस्ट के लिए काम करता है। अमेरिका भी और इवन ईरान भी नेशनल इंटरेस्ट के लिए काम कर रहा है, लेकिन अमेरिकन जो इंटरेस्ट है उसके अंदर थोड़ी सी सुप्रीमेसी जो है वो हमें शो होती है कि किसी दूसरे कंट्री को ये राइट नहीं है। ह्यूमन राइट्स भी हमें ये कहते हैं कि कोई भी कंट्री किसी भी दूसरे कंट्री में जाके इस तरह से इंटरवीन कर ले। सही है। करंट अफेयर्स को आपने इस तरह से करना है कि टॉपिक्स डिवाइड करने हैं कि रिसेंट अभी कौन कौन से टॉपिक्स चल रहे हैं। उन करंट अफेयर्स के टॉपिक्स को आपने उनके शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं। लंबे लंबे नोट्स नहीं बनाने, क्योंकि आपने बोलना है। नॉलेज आपके पास पूरा होना चाहिए, लेकिन टाइम लाइन बना लें। उसके ऊपर तज्जिया आपका अपना होना चाहिए, ठीक है। करंट अफेयर्स आपको न्यूज़पेपर से भी मिल जाएगा। उसके अलावा जो बहुत सारे जो चैनल्स हैं, लोगों को जो पॉडकास्ट वगैरह हैं, बहुत सारे तज्जिया निगार हैं, उनको सुनना शुरू करें। उन लोगों का जो वे ऑफ टॉकिंग है वो भी आप लोगों को थोड़ा सा हो सकता है इन्फ्लुएंस करे, और आप उस तरह से अपना इंटरव्यू है उसको थोड़ा सा बेहतर कर सके। कम्युनिकेशन स्किल्स भी उस चीज से अच्छी होती हैं। कोई चीज अगर आप पढ़ें तो कोशिश करें उनको आप अपने वर्ड्स में कम्युनिकेट करें, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हैं, चाहे घर में कोई भी बंदा है। आप उन लोगों को एटलीस्ट अपने वर्ड्स में ये बताने की कोशिश करें कि हम ये बताना चाह रहे हैं, कोई भी बात है। इंग्लिश का कोई बैरियर आपको नहीं होना चाहिए। अगर आपकी इंग्लिश स्टार्ट में बहुत टूटी फूटी भी है, अगर आप थोड़ा सा स्टक होके भी बोल रहे हैं, तो कोई मसला नहीं। ये एक फॉरेन लैंग्वेज है, इसमें आपने अपनी बात कम्युनिकेट करनी है। जब कोई भी काम हम बिल्कुल स्टार्ट में करते हैं, एक कदम चलते हैं, जब चलना शुरू करते हैं तो लड़खड़ा जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि हम चलना छोड़ दें, ठीक है। जब आप 2 से 3 दिन अपनी बात को कम्युनिकेट करने के लिए इंग्लिश का मीडियम यूज करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता फ्लुएंट होते जाएंगे। तो इस चीज से भी घबराना नहीं है। सबसे जो बेसिक चीज है वो आपका मोराल है, जो आप लोगों ने हाई रखना है। हार्ड वर्क भी करना है, लेकिन मोराल भी हाई रखना है। ये भी आपकी नर्व्स का टेस्ट है कि कितना ज्यादा अच्छे तरीके से आप अपने मोराल को हाई रखते हुए अपनी जो परफॉर्मेंस है वो शो करते हैं।
करंट अफेयर्स के बाद आप थोड़ा सा हिस्ट्री की तरफ भी आए और लॉज की तरफ भी आए। हिस्ट्री में ये है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए, और करंट अफेयर्स में आजकल जैसे ईरान और अमेरिका की वॉर है, तो उसका आपको थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का भी आइडिया होना चाहिए। चाइना की इन्वॉल्वमेंट किस तरह से है, रशिया की इन्वॉल्वमेंट किस तरह से है, ये चीजें आपको आनी चाहिए कि अगर इनके हिसाब से कोई क्वेश्चन कर सके या कोई भी पूछता है तो आपको पता होना चाहिए। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के बारे में पढ़ लें, और ये भी चेक करें कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी सक्सेस कहाँ कहाँ पे थी और जो फॉरेन पॉलिसी फेलियर्स कहाँ कहाँ पे थे। इससे आपका तज्जिया थोड़ा सा ज्यादा बेहतर हो सकता है। उसके बाद लॉज की बात आती है, तो आप लोगों ने जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है उसको लाजमी पढ़ना है। कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि हमारे लॉज जो हैं वो बनते कैसे हैं। फिर आप स्केजुअल लॉज पे आ जाएंगे। जो एसटीईओज हैं, आप कोशिश करें कि आप पीपीसी, इवन ईओज और आईओज भी, पीपीसी और सीपीसी और सीआरपीसी, इसका जो बेसिक है वो पढ़ना शुरू करें। अगर आपको समझ नहीं आती तो आपके इर्द गिर्द कोई लॉयर्स होंगे, उन लोगों से थोड़ा सा उसकी, जैसे आप कह लें कि समराइज करके चीजों का नॉलेज आपको होना चाहिए। फिर आपके बेसिक लॉज आ जाते हैं, जिसमें प्राइस कंट्रोल एक्ट है। प्राइस कंट्रोल एक्ट को देख लें, बिल्कुल छोटा सा एक्ट है। उसके अंदर कोई इतनी ज्यादा चीजें नहीं है कि आपको मैक्सिमम 1 घंटे में आप उसको याद भी कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। उसके बाद आपका एंटी होर्डिंग है। फिर आपका लैंड रेवेन्यू एक्ट है। तहसीलदार केडर के जो लोग हैं, तहसीलदार जो सेलेक्ट होने के लिए आए हैं या जिनका इंटरव्यू है, वो लैंड रेवेन्यू एक्ट को बड़ा डिटेल्ड पढ़ेंगे, और जो एसडीओज और ईओज आईओज हैं वो भी लैंड रेवेन्यू एक्ट को देखेंगे, जिसके अंदर आपका इनक्रोचमेंट जो हेड है वो कवर हो जाएगा। उसके बाद इनको कॉलोनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट लैंड एक्ट है, उसको भी देख लें। जो जो कॉलोनी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो जो वहाँ पे पोस्ट होंगे, उनको उस चीज का भी जरूर आइडिया होना चाहिए। जब आप लॉज पढ़ लेंगे, उसके बाद मैं आप लोगों को कुछ प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन बताऊंगी कि हम किस तरह से काम करते हैं। आपका जो पीरा का एक्ट है, उस एक्ट के ऊपर आपकी प्रॉपर ग्रिप होनी चाहिए, और जो पीरा के रूल्स हैं उनके ऊपर ग्रिप होनी चाहिए, जो ऑपरेशन रूल्स हैं। ठीक है, इन चीजों को जब आप एक दफा पढ़ लेंगे, उसके बाद मैं आपको उनकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन बता दूंगी। अभी आपको मैं कुछ भी बताऊंगी कि हम कैसे जाते हैं, किस तरह काम करते हैं, किस तरह से चीजें चल रही हैं, तो आपको उन चीजों की समझ नहीं आएगी। लेकिन अपने माइंड में ये रखें कि जब आपने एक दफा से अपना एक्ट पढ़ लेना है, तो उसके बाद अगर हो सका तो मैं आपको वीडियोस वगैरह वो भी दिखा दूंगी। अगर हो सका तो मैं आपको प्रॉपर जो हमारी ऐप जिस तरह से काम कर रही है वो भी दिखा दूंगी। ठीक है, थॉरोली पढ़ना है आपने। इतनी ज्यादा चीजें नहीं है लॉज में कि आप ये समझें कि आपसे हो ही नहीं सकता। जैसे सीपीसी सीआरपीसी है, उसका कुछ पोर्शन है जो आपको, कोई अगर किसी लॉयर के पास जाते हैं तो आपको बता देंगे। बाकी मैं भी बता दूंगी कौन कौन से सेक्शंस आपने पढ़ने हैं, रेलिवेंट सेक्शंस। हाँ जी, पीपीसी नहीं है, सीपीसी और सीआरपीसी। सॉरी, नॉलेज आपको प्रॉपर होना चाहिए विद सेक्शन। सिर्फ वो वाले सेक्शन जो कि अगर आपकी एफआईआर होती है, जैसे पीरा की अपनी एफआईआर है, तो उसके अंदर आप कुछ सेक्शन जो है वो ऐड कर सकते हैं। अगर इन केस कहीं पे कोई लॉ रिलेटेड कुछ आ जाता है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बन जाती है, तो पीरा के स्टेशन पे आप एफआईआर नहीं दे सकते। फिर रेलिवेंट सेक्शन कौन से हैं जो आप लगा के जो एफआईआर करवा सकते हैं, इस्तगासा दे के, वो आपको थाने में करवानी पड़ेगी। आपको उन चीजों का नॉलेज होना चाहिए। अगर कोई अटैक करता है आपकी फोर्स पे, कहीं पे कोई भी इस तरह का मसला बन जाता है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बन जाती है, तो हमारे पास जो है वो 44 जो है उसके अंदर आई या एफ होगा जो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट होता है, जिसके अंदर मतलब जो गवर्नमेंट के काम है उनमें मुदाखलत, कार्य सरकार में मुदाखलत की एफआईआर, तो वो पीरा के अंडर जो है वो थोड़ी सी वीक हो जाती है, जिसकी वजह से हम अगले बंदे को थोड़ा सा स्ट्रिक्टली कैप्चर करने के लिए फिर उसका इस्तगासा थाने में देते हैं। क्योंकि अगर कहीं पे कोई इन्वॉल्वमेंट है कि किसी ने किसी को मारा है या फोर्स के साथ कोई बदतमीजी की है, तो फिर पब्लिक न्यूसेंस की एफआईआर जो है वो पीरा के अपने ही स्टेशन पे हो जाती है। बाकी भी जैसे प्राइस कंट्रोल एक्ट है, तो उसमें आपका समरी ट्रायल है। समरी ट्रायल का आपको आइडिया है जी? हाँ, स्पीडी ट्रायल में ये है कि आप लोगों के पास अगर सफिशिएंट कोई भी आर्ग्यूमेंट्स और गवाही मौजूद है, आप विटनेस कर रहे हैं खुद के कोई हैबिचुअल ऑफेंडर है और प्राइस को बार बार वो बढ़ा के तो आपको बता रहा है, या आपके
डमी परचेज करने के बावजूद आपको लगता है कि ये बंदा बाज नहीं आ रहा, तो आप उसका मौके पे ट्रायल करके उसे डायरेक्टली जेल में भेज सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आप प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट होंगे तो आप डायरेक्टली उसको जेल में भेजेंगे। एनी क्वेश्चन? रेलिवेंट सेक्शन मैं भी सर को कह देती हूँ, वो आपको ग्रुप में व्हाट्सएप कर दें, मेरे पास कुछ नोट्स भी हैं प्रेजेंटेशन, वो भी मैं आपको भेज देती हूँ ताकि आप वो रेलिवेंट पढ़ लें। पीरा का लॉ जो है, पीरा एक्ट, वो बड़ा थॉरोली पढ़ें उसको। पीरा के जो रूल्स हैं, ऑपरेशन रूल्स, उनको बड़ा थॉरोली पढ़ें। ये चीजें आपके बहुत ज्यादा काम आएंगी, मैक्सिमम आपका इंटरव्यू यहाँ पे ड्राइव करेगा। और उसके अलावा जब ये चीजें आप पढ़ लेंगे तो फिर आप मेरे से क्वेश्चन पूछने के काबिल भी हो जाएंगे कि हम किस तरह से फील्ड के अंदर जाते हैं, तो किस तरह से एक्टिव होते हैं, किस तरह से काम कर लेते हैं। कहीं हमारे पास कोई स्टे नहीं आता किसी भी किस्म का, या अगर आता है तो हम उसको किस तरह से टैकल करते हैं, और हमारा जो इदारा है वो किस तरह से इस्टेब्लिश हुआ और किस तरह से काम कर रहा है। या अगर इन केस आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आता है तो उसका फिर आंसर मैं उस वक्त दे सकती हूँ, और क्वेश्चन भी तब आएगा जब आप लॉ पढ़ेंगे। जी आप बताएं, मैम आप कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं? मैम सॉरी, आवाज आ रही है पीरा मैम? ऐप, अस्सलाम वालेकुम। पीरा ऐप का आपसे कोई इतना ज्यादा लिंक तो नहीं है? अच्छा, उसके अंदर ये है कि हमारे जितने भी काम हैं वो सारे ऑनलाइन हैं। अगर इन केस हम लोगों ने अपना स्टेशन लीव करना है, ईओज और आईओज उनकी बीट्स बनी होती है स्टेशन के अंदर। बीट्स में ये है कि कोई एक एरिया, लेट्स सपोज कोई तहसील है, उसकी कुछ डायमेंशन होती हैं। लेट्स सपोज 4 डायमेंशन हैं, तो 4 डायमेंशन में 4 बीट्स होंगी। हमारे पास 4 ही गाड़ियां हैं जो सिंगल कैबिन होती हैं, और एक डबल कैबिन जो एसटीईओ के पास होता है। तो ईओज और आईओज को इस तरह से डिप्यूट किया जाता है, ईओज को मोस्टली कि वो फील्ड में जाए, उनके साथ सार्जेंट्स जो है उनकी टीम होती है, उनको एक पर्टिकुलर एरिया दिया जाता है, उस एरिया के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब ये होता है कि जब वो स्टेशन लीव करते हैं उस टाइम पे रेक्विजिशन डाल देते हैं कि हम लोग प्राइस कंट्रोल एक्टिविटी पे जा रहे हैं, या हम एंटी होर्डिंग किसी एक्टिविटी में जा रहे हैं फूड डिपार्टमेंट के साथ मिलके, या हम किसी भी इस तरह की एक्टिविटी में जा रहे हैं, तो उसकी रेक्विजिशन डाली जाती है। और मौके पे जाके जब बंदा स्टेशन से निकलता है तो उस वक्त रेक्विजिशन डाल के निकलता है, और जब जिस जगह पे जाना होता है वहां पे पहुंचता है तो वहां पे अराइव का एक ऑप्शन होता है, उसको क्लिक कर देता है। उसके बाद जितनी एक्टिविटीज होंगी साथ साथ उसकी फोटोज अपलोड होती जाएंगी। अगर आपने प्राइस कंट्रोल करना है तो उसकी फोटो भी अपलोड होगी। अगर आपने चलान करना है और किसी को फाइन करना है तो वो फाइन मौके पे उसका चलान हो जाएगा, उसके सीएनआईसी के अगेंस्ट उसकी फोटो भी अपलोड हो जाएगी। और उसके बाद ऑप्शन तो ये होता है मोस्टली कि वो चलान खुद पे करेंगे जब मर्जी पे कर ले। हमने तो एक जगह पे उसके मोबाइल नंबर पे एक कोड आ जाता है, PSID जो है ना वो जनरेट हो जाती है। लेकिन जिस वक्त, ठीक है, जिस वक्त मैं बता देती हूँ रिमूवल ऑर्डर और टीपीओ, जिस वक्त वो चलान पे नहीं करता तो उस वक्त वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर लेटर ऑन हो जाएगा, जो कि जो पीरा डिपार्टमेंट है, पेरेंट डिपार्टमेंट हेडक्वार्टर है, उसका इरादा यही है कि हम इन सब चीजों को लिंक कर दें कि अगर वो पे नहीं करता तो वो किसी भी जगह पे मूव नहीं कर सकेगा, या प्रॉपर्टी वगैरह नहीं खरीद सकेगा, या कोई भी जिसके जिम्मे में चलान होंगे, जैसे ट्रैफिक के चलान है उस तरह से। लेकिन हम लोग ये करते हैं कि मौके पे उससे पैसे लेके फौरन ही वो ऑनलाइन पे करवा देते हैं, ताकि हमारी जो परफॉर्मेंस है वो 100% रहे, ठीक है। तो ये रिक्विजिशन होती हैं। अगर इन केस एसी ऑफिस को फोर्स रिक्वायर्ड है तो एसी ऑफिस का भी एक लॉगिन बना है, वो हमें फोर्स रिक्विजिशन भेजते हैं। अगर किसी दूसरे डिपार्टमेंट को रिक्वायर्ड है तो हम क्योंकि असिस्टेंट्स के लेवल पे हैं, वो फोर्स रिक्विजिशन भेजेंगे कि हमें इतनी फोर्स रिक्वायर्ड है और ये इस लेवल का ऑपरेशन है, कोई पटवारी है, रेवेन्यू स्टाफ का कोई भी बंदा है, एलडीए को चाहिए, ठीक है, किसी भी डिपार्टमेंट को चाहिए, तो वो अपने ऑपरेशन के लिए हमारे पास रिक्विजिशन भेजेंगे, हम उसके अकॉर्डिंग उतनी फोर्स भेजेंगे, और मौके पे जब वो पहुंचेंगे तो वहाँ पे वो फोटोज वगैरह अपलोड करेंगे। फिर इसकी सोशल मीडिया हैंडलिंग होती है, वो जब आप खुद भी इंशाल्लाह फील्ड में आएंगे तो आप खुद बड़े अच्छे से उसको हैंडल कर लेंगे, सही है। अब ये होता है कि लेट्स सपोज आपने एफआईआर देनी है, तो अगर आपकी कोई मूवेबल इंक्रोचमेंट है उस पे आप देते हो रिमूवल ऑर्डर। जब आप रिमूवल ऑर्डर देते हो और वो बंदा उस चीज को रिमूव नहीं करता तो आप उसके ऊपर टाइमलाइन 3 डेज की, लेट्स सपोज 3 डेज के अंदर अगर वो रिमूव नहीं करता तो
अस्सलाम वालेकुम। आई थिंक तो लेफ्ट हो गए हैं तो। जी शायद कोई इशू बना है मुझे लगता है। बड़ी इम्पोर्टेंट बात कर रहे थे और वहाँ पे वो जब रिमूवल आकर के मैंने पूछा भी है। चलिए दोबारा कनेक्ट होते हैं तो दोबारा कर लीजिएगा, रिपीट कर देंगे। हाँ, अब वो जाए हाँ तो लाहौर के अंदर 60 लोगों के ऑर्डर्स हुए थे, उनमें से तकरीबन 51 ने ज्वाइन किया हुआ है। बाकी बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनके अगेंस्ट कोई ना कोई अगर रिपोर्ट्स बनी हुई थी। या लाहौर के स्टेशन की बात कर रही हूँ, जो आउट स्टेशन है वहाँ पे फोर्स कर रहे हैं। लाहौर के स्टेशन पे फोर्स ज्यादा है क्योंकि लाहौर के अंदर ऑपरेशन की नोयत बहुत डिफरेंट होती है। ठीक है, एसटीओ से ऊपर आपका डीजी ऑफिस है। डीजी ऑफिस में डीजी साहब ऑल इन ऑल है, उनके नीचे डिफरेंट डायरेक्टर्स हैं। डायरेक्टर पर्सोनल, डीडी एडमिन, फाइनेंस, ठीक है, मल्टीपल विंग्स हैं, तो उनके अंदर बहुत सारे काम कर रहे हैं। हेयरिंग ऑफिसर आपका एसी होता है। मैं लेट्स सपोज आपकी आजकल तो वो आपके हेयरिंग ऑफिसर के पास है। हेयरिंग ऑफिसर आपका असिस्टेंट कमिश्नर होगा, उसको आप रिपोर्टिंग नहीं है। आपने एक दिन में काम किया आज के दिन में, और वो काम आपने एक रिपोर्ट की फॉर्म में एसी ऑफिस के स्टाफ को सबमिट करवा दिया कि आज के दिन में मेरी इतनी सीलिंग है, कल ये बंदे मैं चेक कर लूंगी कि या चेक कर लूंगा। इन लोगों ने खुद से डी सील तो नहीं किया। वो लोग आएंगे, बयानियल्टी लेंगे, अपना फाइन सबमिट करवाएंगे और वो एसी ऑफिस में जमा करवाएंगे। ठीक है, उनकी हेयरिंग जो है वो एसी के पास होगी, क्योंकि जो फोर्स है पीरा, ये बेसिकली एसी की असिस्टेंस के लिए है। हम उनको रिपोर्टिंग नहीं है, हम इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, लेकिन बेसिकली जो चीज है वो एडमिनिस्ट्रेशन की असिस्टेंस के लिए पीरा को बनाया गया है। ठीक है, इसमें कोई ये नहीं कि हम उनके सबऑर्डिनेट्स हैं, सबऑर्डिनेट नहीं है, लेकिन आपने प्रॉपर कोलैबोरेशन में काम करना है कि आपने आज ये इतने काम किए हैं, नेक्स्ट डे वो एसी ऑफिस आएंगे और उनको वहां पे अगर फाइन शाइन होना है तो वो हो जाएगा। अक्सर ये है कि हम मौके पे फाइन खुद भी कर देते हैं। ठीक है, और कुछ आईओ तो वैसे हम लोगों ने ये रिक्वेस्ट की है कि आईओ को भी प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट बनाया जाए। आई होप कि आपके आने से पहले पहले आप लोगों को भी लॉ के अंदर ऐड कर दिया जाएगा कि प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट हो आईओ की, क्योंकि अगर ये लोग आ जाते हैं तो फिर बाकी सारे खत्म हो जाएंगे। प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट होम डिपार्टमेंट जिनके ऑर्डर्स करता है, या जो प्राइस कंट्रोल डिपार्टमेंट है, प्राइस कंट्रोल एंड कमोडिटीज डिपार्टमेंट, तो उनके अपने प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट्स नहीं होंगे। ठीक है जी,
दोनों कर सकते हैं जी। अच्छा, इसमें ये है कि ईओ बेसिकली जब लेट्स सपोज हमारे पास एप्लीकेशन आती है तो उस एप्लीकेशन पे मार्क किया जाता है। ईओ जो है, आईओ जो है वो मौके पे जाएगा, इंक्वायर करेगा चीजों को, मौका देखेगा, उसके बाद एक रिपोर्ट बनाएगा और ईओ उसके ऊपर वर्किंग करेगा, एक्शन लेगा और उसके बाद कारकर्दगी जो है वो शेयर करेंगे। समझ आ गई? ईओ अगर मौके पे गया हुआ है और उस जगह पे कहीं पे कोई खड्डा हो जाता है या कोई बंदा है जिसने ईपीओ देने के बाद भी एफआईआर नहीं दी, तो उसके बाद आप ये करते हैं कि आपका जो ईओ है वो उस वक्त इस्तगासा लिखेगा, आईओ उसके ऊपर एफआईआर देगा, और बल्कि ईओ जो है इस्तगासा लिख के आपके जो एसएसओज हैं वो और प्रोसिक्यूटर मिलके एफआईआर लॉन्च करेंगे। उसके बाद आईओ का काम स्टार्ट हो जाएगा, जितनी मिसल लिखनी है, ठीक है, आपने जो चलान आपने कंप्लीट करने हैं वो सारे आपके आईओ करेगा। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आपके एसडीईओ की तरफ से मुंतखब होगा, वो आपके लिए एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर सिलेक्ट करके एक पर्टिकुलर एफआईआर के लिए, उसके बाद जितने काम होंगे वो सारे आईओ ही कोर्ट में प्रेजेंट होगा। आईओ ही उस क्रिमिनल को या जो भी एक्यूज्ड को लेके जाएगा अपने लॉकअप से, जो आपका मैजिस्ट्रेट है उसके सामने, और नेक्स्ट डे उसको जो जेल में भी वही छोड़ के आएगा अगर वो जुडिशियल हो जाता है जी। लॉकअप जो है वो सबके हैं, जेल और लॉकअप में फर्क होता है। स्टेशन के अपने लॉकअप्स होते हैं, जेल का मतलब आपकी जितनी भी एरिया की जेल है वो है, कैंप जेल हो गई है, कोई भी कोर्ट लखपत इस तरह की। हाँ सॉरी, अच्छा रूल्स का मतलब ये होता है, रूल्स बेसिकली वही चीजें होती हैं जो एक्ट होता है उसके अंदर एक्सप्लेन किया जाता है या एक लिमिट डिफाइन की जाती है कि ये चीजें जो हम करेंगे। रूल्स के अंदर आपको प्रॉपर तरीका कार बताया जाता है कि ये लिमिटेशन है जिनसे बाहर निकलेंगे और उसका ये तरीका कार है। कोई काम है तो उसको एक्ट में बताया गया कि ये काम है और इस काम को इस तरह से करना है, ये करेगा, फलां ये करेगा, फलां ये करेगा, कैसे करेगा वो रूल्स के अंदर है। तो बहुत सारी चीजें उसके अंदर एप्लीकेशन भी है, लेकिन बहुत सारी चीजें डिफरेंट भी है। कुछ ऐसी चीजें जो आपके एक्ट के अंदर है, रूल्स के अंदर है। हाँ सॉरी, जितने भी फॉर्म्स है 40 फॉर्म्स है वो देखने की जरूरत नहीं, वो सारी चीजें ऑनलाइन हो चुकी हैं। लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए कि फॉर्म्स क्या क्या है, थोड़ा सा पता होना चाहिए। फॉर्म सारे ऑनलाइन हो चुके हैं, आप लोगों को उसके अंदर जस्ट नो हाउ के लिए पता होना चाहिए, बाकी नहीं। अच्छा, ईपीओ जो होता है वो पब्लिक न्यूसेंस में आप इशू करते हैं और उसमें परमानेंट आपकी जो एनक्रोचमेंट है उसके लिए होता है। जो रिमूवल ऑर्डर है वो आपका टेम्परेरी और मूवेबल एनक्रोचमेंट के लिए होता है, ठीक है। अगर आपने रेडी रिमूव करवानी है तो आप रिमूवल ऑर्डर देंगे, अगर आपने किसी का थड़ा रिमूव करवाना है, उसे कहना है कि जी तोड़ दे, तो आप उसमें ईपीओ देंगे। समझ आ गया? सॉरी सॉरी, एसडीओ ईओ देगा ना आपके बिहाफ पे। आप लोग थोड़ा सा नीचे भी उतर आए। इनमूवेबल, हाँ, आप इनमूवेबल एनक्रोचमेंट पे अगर कोई आपके पास एप्लीकेशन लेके आता है और ये कहता है कि ये फलान जगह पे इस तरह से ये सीन है, या इवन आपका एसी आपको एक एप्लीकेशन मार्क करता है कि यहाँ पे आप इसकी रिपोर्ट ले लें, यहाँ पे इनमूवेबल एनक्रोचमेंट है, तो वहाँ पे आप ईपीओ इशू करके उसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं, और वो एसी कंसर्न असिस्टेंट कमिश्नर भी उसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं। अच्छा, अथॉरिटी जो है वो एक ऑटोनमस, आप कह सकते हैं कि डिपार्टमेंट का एक ऑटोनमस पार्ट होता है जो कि प्रैक्टिकल फंक्शंस करने के लिए होता है। लेट्स सपोज अगर आपके पास एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है तो डिपार्टमेंट के आगे आपने डिफरेंट अथॉरिटीज बनाई हुई है, फील्ड फॉर्मेशन। तो ये बेसिकली एसएनडीएडी की सर्विसेज विंग की फील्ड फॉर्मेशन। फील्ड के अंदर जो जितने एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे अफसरान हैं उनको फैसिलिटेट करने के लिए, उनको असिस्ट करने के लिए, एनफोर्समेंट फंक्शन को बेहतर करने के लिए फीडा को बनाया गया। सही है। डिपार्टमेंट एक एज अ होल डिपार्टमेंट है जिसके अंदर आपकी प्रॉपर हायरार्की डिफाइन होती है। उसका जो फंक्शनल विंग होता है, जो फील्ड विंग होता है, वो अथॉरिटी की फॉर्म में लाया जाता है।
फूड डिपार्टमेंट एक पूरा डिपार्टमेंट है जिसके अंदर लॉज रूल्स रेगुलेशन हर चीज बनती है, लेकिन फूड अथॉरिटी को फील्ड फॉर्मेशन के लिए कि उसके क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर्स भी हैं, सारे फूड को जो चेक करते हैं वो वाले सारे फूड डिपार्टमेंट की अथॉरिटी के अंदर होते हैं, जो कि फील्ड के अंदर एक्टिव होते हैं। इंडिपेंडेंट होता है, ये इंडिपेंडेंटली अपने काम करता है। इसके अंदर जो जस्ट हेड ऑफ द अथॉरिटी होता है वो अपने कंसर्न डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी के साथ लाइजॉइन में होता है। सही है, इसकी अपनी वर्किंग होती है। इसके जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं उनके ट्रांसफर पोस्टिंग, उनकी जितनी भी चीजें हैं वो अथॉरिटी के अपने पास होती है। सॉरी, कैजुअल लॉज का मतलब ये होता है कि कुछ माइनर लॉज हैं या कुछ पर्टिकुलर लॉज हैं जो कि किसी पर्टिकुलर अथॉरिटी के पास है और वो उन्हीं के ऊपर अपनी पावर एक्सरसाइज करेगी। एक्ट जो होता है वो अथॉरिटी का एक्ट प्रॉपर, जिसके अंदर ये मेंशन किया जाता है कि अथॉरिटी के जितने एम्प्लॉयज हैं वो क्या करेंगे, कौन बंदा क्या काम करेगा। स्केड्यूल लॉज बेसिकली अथॉरिटी का अपना लॉ नहीं होता। जो एक्ट होता है वो अथॉरिटी का या कोई भी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है उसका अपना एक्ट होता है जो उसके अपने फंक्शन से रिलेटेड होता है। शेड्यूल्ड लॉज वो वर्किंग वाले लॉज होते हैं जिनके ऊपर वो अथॉरिटी पर्टिकुलर जो है वो वर्किंग करेगी। एसटीओ अगर आप डायरेक्टली भर्ती होते हैं तो आप कुछ साल के बाद, अभी जैसे तहसील लेवल पे होंगे, उसके बाद आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाएंगे, फिर हेड वो डिविजनल लेवल पे चले जाएंगे। कुछ ऐसी तहसील हैं जो डिविजनल लेवल पे ऑपरेट कर रही हैं। लाहौर की जो आपकी तहसील है वो सारी की सारी ऐसे डिस्ट्रिक्ट डिविजनल हेडक्वार्टर इनको कंसिडर किया जाता है। तो एंड पे फिर आपको यहाँ पे पूरी पूरी तहसील दे दी जाएगी। फिर आप पीरा हेडक्वार्टर के अंदर भी आपका प्रमोशन का स्ट्रक्चर है, आप पीरा हेडक्वार्टर के अंदर भी सर्व कर सकते हैं। ठीक है, 5 साल मिनिमम है। वो फिर आगे डिपेंड करता है कि अगर ऊपर एसडीओ मौजूद नहीं है या एक प्रॉपर पर्टिकुलर आपका कोटा भी फिक्स किया गया है ना इसके अंदर, उस कोटा के अकॉर्डिंग भी सारे स्केड्यूल लॉस को पढ़ना है। बेसिकली जो ऑपरेशनल काम है वो ईओ ने करना होता है। जो एसटीओ है वो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होगा। जो उसका डिपार्टमेंट के अंदर जो स्टेशन है उसके अंदर एसटीओ जरूर वर्किंग कर रहा होता है। सारी समाप्ति डिस्क्रिशनरी पावर उसी की होती है, लेकिन काम बेसिकली ईओ कर रहा होता है। मुझे पर्सनली, मैं बीइंग एसटीओ, मुझे ये लगता है कि ये फील्ड जितनी भी है ये सारी ईओज और आईओज की है। वो लोग फील्ड में जाके एक्शन ले, अगर कहीं पे कोई मसला आता है तो वहां पे मैं जाऊंगी, अगर कहीं पे ईओस को सपोर्ट की जरूरत पड़ती है तो वहां पे मैं जाऊंगी, अदरवाइज मैं नहीं जाऊंगी। प्राइस कंट्रोल एक्टिविटीज मैं जरूर करूंगी, लेकिन अगर कोई भी छोटी मोटी डिफरेंट एक्टिविटीज है वो सारे दिन में ईओस और आईओस में करते हैं। स्टेशन पे और बहुत सारी वर्किंग होती है जो आपने देखनी होती है। आपके बजटरी मामलात हैं, आपको वीडियो बनाया जाएगा, आपने वो उसके अकॉर्डिंग अपना बजट यूटिलाइज करना है। आपकी व्हीकल्स है, आपने उसको देखना है। उसके अलावा आपने डिफरेंट मीटिंग्स हैं वो अटेंड करनी है। आपने इलाके के लोगों के साथ लाइजॉन में रहना है। पॉलिटिकल जितने भी फिगर्स हैं उनको देखना है, कहीं पे कोई मसला तो नहीं है, कहीं कोई एप्लीकेंट्स को आपने सुनना है, वो भी आपके पास आएंगे। ठीक है, ड्राइंग या डिस्पर्सिंग जो वीडियो है, बेसिकली इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट ने आपको आपका स्टेशन चलाने के लिए पर्टिकुलर कुछ बजट दिया है। उस बजट को ड्रॉ भी आप कर सकते हैं, आगे डिस्पर्स भी आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आपका लेटर ऑन ऑडिट होगा। आप वीडियो खुद हैं, वो पैसे आपको दिए गए हैं, पर्टिकुलर हेड्स में दिए गए हैं, उन हेड्स के अकॉर्डिंग यूज होंगे और आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे कि आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से वो पैसे यूज किए हैं या नहीं किए, उसका मिस यूज तो नहीं हुआ। सॉरी, आप लोग आ रहे अच्छे ही फ्यूचर होगा। एक मिनट। अच्छा, अगर एसडीओ से किसी के साथ ज्यादती हो जाए, एनफोर्समेंट रिमूव करते हुए अगर पर्सनल प्रॉपर्टी डैमेज हो जाए और अफेक्टेड पर्सन कंप्लेन कर दे, देन व्हाट शुड एन एसडीओ डू? ही डज एंजॉय इंडेमनिटी बट शुड ही अपोलोजाइज ऑन द स्पॉट टू दैट पर्सन। अच्छा, अब ये होता है, मैं आपको छोटी सी बात बताती हूँ कि अगर जैसे कैटल इविक्शन है कि मेट्रोपॉलिटन के अंदर आप जानवर नहीं रख सकते। जब कैटल्स के लिए हम जाते हैं तो पहले हम मल्टीपल टाइम्स एलानात भी करवाते हैं, उनको कहते हैं कि रिमूव कर दें आप अपने कैटल्स। वो अगर रिमूव नहीं करते तो अल्टीमेटली हम अपनी क्रेन लेके जाते हैं, उनकी हवेली गिरा देते हैं। उस दौरान हम कोशिश करते हैं, हर मुमकिन ये कोशिश करते हैं कि किसी का कोई भी डैमेज ना हो। अगर किसी की दीवार वगैरह कुछ टूटती है या गिरती है तो हम
मैक्सिमम कोशिश ये करते हैं कि कंसर्न इर्द-गिर्द के किसी बंदे से कह के या एमसीएल से कह के उसको ठीक करवा दिया जाए। अगर इलेक्ट्रिसिटी की कोई वायर वगैरह है या कोई भी वो डैमेज होती है तो हम कंसर्न एसटीओ वागड़ा जो है उसको कह के उसको ठीक करवा देते हैं। लेकिन अक्सर ये होता है कि हमारे पास जितने भी क्रेन्स वाले हैं वो बड़े ज्यादा प्रोफेशनल होते हैं, वो इस तरह की एक्टिविटी नहीं करते कि कहीं पे कोई मसला बन जाए। अगर इन केस कोई बंदा कहीं पे, हम क्योंकि प्रॉपर एलानात भी होता है, उस टाइम पे कैमरा भी साथ होता है, मल्टीपल वीडियोस भी बन रही होती हैं, उसके अंदर भी हर बंदे के सामने हम ये कह रहे होते हैं कि आप लोग अपनी छतों से हट जाएं या रास्ते में ना आए या बाहर आ जाएं चीज से। अगर फिर भी ऐसा होता है तो गवर्नमेंट जो है वो उसके पास प्रेरोगेटिव है और गवर्नमेंट जो है उसके ऊपर मतलब प्रोटेक्ट करती है अपने ऑफिसर को। अगर आपने सारे जितने भी अवॉइड करने के टूल्स है उसको अप्लाई किया हुआ है, सही है। और रिमूव करते हुए अगर कोई डैमेज हो जाता है तो आप फिर उनके साथ सेटलमेंट कर सकते हैं। ये नहीं है कि आपने जानबूझ के डैमेज कर दिया किसी को भी और उसके बाद आपको माफ कर दिया जाए। आपके अपने पास प्रूफ्स होने चाहिए कि आपने ऐसा कुछ नहीं किया, ये जो डैमेज हुआ है वो कोलैटरल डैमेज है, कि कोई अच्छी चीज करते हुए साथ में किसी दूसरे का कोई नुकसान हो जाए तो उसको आप सेटल कर सकते हैं, बिठा के सेटल किया जा सकता है और आगे मैनेज करने के ढेर सारे मामला होते हैं, आप मैनेज कर सकते हैं। मोस्टली ये नहीं होता कि कहीं पे कोई डैमेज हो जाए। क्या कर सकते हैं? किस तरह से? क्यों पीरा है, क्यों छापा मारना है? बेसिकली जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो डिपार्टमेंट हमारे डिस्पोजल पे इस तरह से आगे हुए हैं कि अगर उन लोगों ने रेवेन्यू डिपार्टमेंट की कोई रिकवरीज है, वो रिकवरीज अगर तहसीलदार या पटवारी या कोई भी बंदा जाता है उसको नहीं दी जाती, वो रेक्विजिशन भेज के फोर्स लेगा, फोर्स को साथ लेके जाएगा, रिकवरी करवा लेगा। अगर हेल्थ डिपार्टमेंट है, उसका कोई मकान है या हॉस्पिटल के अंदर कोई मसला है, किसी ने कब्जा किया हुआ है, वो खाली करवाना है, वो रेक्विजिशन भेजेंगे तो हम वहाँ पे जाएंगे, सही है। अदरवाइज नहीं जाएंगे। आपका कंसर्न जो डीसी है वो कहता है या एडीसीजी जो आपका सेक्रेटरी बोर्ड है वो कहता है कि आपने मॉर्निंग में कोई विजिट है उधर आपने आना है तो आप साथ जाएंगे, सही है। अगर आपको होर्डिंग मिलती है तो उसके लिए आपको फूड डिपार्टमेंट या कोई भी कंसर्न जो डिपार्टमेंट है वो बोलेगा, वो रेक्विजिशन भेजेगा या आपको एक लेटर भेजेगा, उस लेटर में बोलेगा कि फलां टाइम पे हमें यहाँ पे जाना है, वो उनका बंदा आपके साथ जाएगा और आप जाके कोई भी सब लोग करता है तो भी आपने कंसर्न डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन करके उनका बंदा साथ लेके फिर जाना है, अदरवाइज आप खुद से निकलेंगे। सॉरी, वेपन है लेकिन वेपन की मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतनी खास जरूरत है। आप में से कोई जज्बाती हो किसी को गोली गोली मार दे, बाद में क्या होगा? साइकोलॉजिकल इंटरव्यू देने के बाद जिस तरह के साइको लोग सर्विस में आते हैं आगे तो वो मैनेज द मशीन एंड बजट फॉर रिमूविंग इमूवेबल प्रॉपर्टी, आप मैनेज करेंगे, कोई और नहीं मैनेज करेगा। वैसे पीरा जो अपनी मशीनरी वगैरह खरीद रहा है, लेकिन एक बात याद रखिए, एक अच्छा ऑफिसर वो है जो ये सवाल ना पूछे कि मैं मैनेज कैसे करूँ। हमेशा अपने माइंड में रखिए कि एक अच्छा ऑफिसर वो है जो मैनेज खुद करता है। मैनेज का वर्ड किसी और के लिए यूज नहीं करना आपने। यू शुड बी अ गुड मैनेजर। आप जब किसी भी जगह पे जाते हैं तो आपका या तो एमसीएल के साथ अच्छा लाइजोन हो, जैसे उनके पास मशीन अच्छी है, आपका असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस जो है उसके साथ अच्छा लाइजोन हो, अगर नहीं भी है तो किसी जो सोसाइटी है उसके साथ अच्छा लाइजोन होना जरूरी है। वहां से पकड़े डीजल पेट्रोल आपके पास होता है। अभी की बात कर रही हूँ जब हमारे पास कुछ नहीं था, अभी नेक्स्ट मशीनरी वगैरह ऑर्डर होगी हुई है तो सारी मशीनरी आपको मिल जाया करेगी। लेकिन अगर नहीं है तो आप किसी सोसाइटी वाले से भी अच्छा लाइजोन एस्टेब्लिश करके उनकी मशीन यूज कर सकते हैं। फ्यूल में आप अपना फ्यूल मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। मैनेजमेंट ये होती है, आइंदा ये आपने अपने माइंड में भी नहीं लेके आना कि आपने मैनेज कैसे करते हैं। बिल्कुल अभी तक तो मिल रहा है, अभी तक पुलिस जैसा जी। डॉल्फिन बेसिकली स्ट्रीट क्राइम के लिए पुलिस ने उसको उस तरह से ऑन नहीं किया, इसको प्रॉपर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या जितनी भी ब्यूरोक्रेसी और करेगा, सही है। हर जगह पे आप ये देखिए ना, फ्लड आया है तो पीरा, बसंत आई पीरा, लाहौर के अंदर कोई एक्टिविटी है, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, पैसे बांटने हैं तो पीरा,
हर जगह पे अगर उन्हें पीरा की जरूरत है, पुलिस डिपार्टमेंट को आपने नहीं देखा होगा कि किसी भी बड़ी गैदरिंग में कोई पुलिस डिपार्टमेंट का बंदा बैठा हो, नहीं होता। पुलिस की हर जगह आपको पीरा ने फिल कर दिया। आजकल मार्केट क्लोज है तो वो उसमें अक्सर एक दो दफा मेरी किसी से बात करवाई, किसी जानने वाले ने, उन्होंने कहा ये पुलिस वाले आए हैं तो मार्केट बंद करवाने के लिए। उनसे बात करें कहते हैं कुछ तो हमारे लिए छोड़ दें, कुछ तो रहने दें। सारा कुछ ही पीरा कहता है। आपने अगर कोई होर्डिंग है, आपके पास कोई रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट को शेयर करें आप जो कंसर्न। जैसे अगर फूड डिपार्टमेंट है, किसी ने पूछा कि इलीगल होर्डिंग है और उसका ओनर कोई स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल बैकग्राउंड वाला बंदा है, तो क्या किया जाएगा? आपने ये करना है कि आपने सबसे पहले देखना है कि ये किस डिपार्टमेंट की होर्डिंग है। फूड डिपार्टमेंट की गंदम की होर्डिंग है तो आप फूड डिपार्टमेंट को बोलेंगे ये फलान जगह पे है, एक रिपोर्ट आई है, उसके ऊपर एक्शन लें। आप कोई एक्शन प्लान करें, हम आपका साथ देंगे। बस आपका इतना ही काम है, आपने फूड डिपार्टमेंट को बताना है, क्योंकि अल्टीमेटली जो एक्शन है वो फूड डिपार्टमेंट ने खुद लेना है, आपने जस्ट असिस्ट करना है। आपने ये नहीं है कि खुद जाके छापा मार देना। जो पॉलिटिशियन, सॉरी, आपके माइंड में ऑटोनमस होना, ऑटोनमस करके आपको वैसे खुला छोड़ दिया जाएगा जो ये ऑटोनमस नहीं होता। अपने माइंड में थोड़ा सा क्लियर किया है। ऑटोनमस का मतलब ये होता है एक ऐसी अथॉरिटी जिसका प्रॉपर एक हेड हो, जिसके सारे एम्प्लॉइज जो हैं उनकी रिक्रूटमेंट से लेके उनकी प्रमोशन, उनकी रिटायरमेंट तक का सारा डेटा, सारी वर्किंग उसी अथॉरिटी के पास हो। उनकी सैलरीज उस अथॉरिटी के बजट से जा रही हो, उसका सेपरेट अपना एक बजट हो। सही है, ये ऑटोनमस होता है। उसकी ट्रांसफर पोस्टिंग जितनी भी अथॉरिटी के एम्प्लॉइज हैं वो उस अथॉरिटी के अपने पास हो। बाकी ये जो आप कह रहे हैं ना डिस्क्रिशनरी पावर्स, ये पावर्स डिपार्टमेंट्स की हैं। आपको बेसिकली बनाया गया एनफोर्समेंट के लिए। कहीं पे कोई काम है, आप एनफोर्स करेंगे जाके, वो एनफोर्स नहीं कर पा रहे, फूड डिपार्टमेंट है नहीं एनफोर्स कर पा रहा, आप जाएंगे। रिंग रोड अथॉरिटी है, कहीं पे उसे किसी ऑपरेशन में जरूरत है, आप जाएंगे वहां पे, जाके आप एनफोर्स करवाएंगे। उनके अपने एम्प्लॉइज भी होंगे, आप भी होंगे। अगर आपको कहीं पे स्टॉक फाइलिंग तो मिलती है, आपने ये नहीं करना कि जाना है जाके वो स्टॉक उठा के किधर करेंगे, आप किधर करेंगे? आप पे FIR हो जाएगी कि ये स्टॉक आपने कैसे खाया फूड डिपार्टमेंट के बगैर। इतना फूड डिपार्टमेंट स्टॉक उठाता है, बाद में उसको ऑप्शन करता है, उसका प्रॉपर प्रोसीजर होता है। आप किस हैसियत से उठाएंगे? आप किस हैसियत से किसी का भी कोई स्टॉक है तो वो उठाएंगे? इतना इंडिपेंडेंस किसी भी डिपार्टमेंट के पास नहीं है। हर डिपार्टमेंट को अपने हर एक्शन के लिए आंसरेबल होना पड़ता है। सही है, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस आपके साथ जाता है, रिपोर्ट उनकी होती है प्रॉपर। पटवारी की रिपोर्ट के बाद आप एक्शन लेते हैं। पटवारी, असिस्टेंट कमिश्नर सारे साथ जाते हैं। जमीन कौन छोड़ता है? कोई जमीन छोड़ता है अपनी इससे तो कोई कतरा किया हो कि वो उसको अपना एनफोर्समेंट का क्या मतलब है? फिर असिस्टेंट कमिश्नर क्या करेगा अगर ये भी आप करना है? क्या वो तो आप भी कर सकते हैं। बेसिकली लैंड रेवेन्यू के जितने मामला हैं, जो असिस्टेंट कमिश्नर है वो कस्टोडियन ऑफ लैंड रिकॉर्ड होता है। सही है, अपनी तहसील के जितने मामला हैं वो करेगा। जब उसे एनफोर्समेंट की जरूरत पड़ेगी, कहीं पे कोई दखल करवाना है, कहीं पे कोई डिमार्केशन करनी है, आपको वो रेपोजिशन भेजेगा कि मुझे इतनी फोर्स रिक्वायर्ड है, यहाँ पे हमने ऑपरेशन करना है। आप अपनी फोर्स के साथ वहां पे जाएंगे, वहां पे इलाका या खाली करवाएंगे। अगर गिराने वाली कोई चीज है तो ट्रेन साथ लेके जाएंगे, उसको गिरा देंगे। अगर कहीं पे मूवेबल एनफोर्समेंट है, आप अपने ट्रक साथ लेके जाएंगे, वहां से वो जो चीजें हैं रोक पा लेंगे। सही है, अगर रेजोल्यूशन भेजी गई है और आपको, अच्छा यहाँ पे आप थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहे हैं। बेसिकली आपकी जो फीड्स हैं उसमें आप अपनी एनफोर्समेंट के लिए भी आंसरेबल हैं, उसमें आप अपनी प्राइस कंट्रोल के लिए भी आंसरेबल हैं, उसके अंदर आपके पास जितनी भी पब्लिक कंप्लेंट्स आती हैं उनके लिए आंसरेबल है। लेकिन साथ ही साथ अगर हियरिंग ऑफिसर की इन्वॉल्वमेंट है कहीं पे भी, तो हियरिंग ऑफिसर वाला चैनल लाजमी यूज किया जाएगा। अगर कोई बंदा है जिसका लैंड रेवेन्यू से रिलेटेड काम है, किसी के मकान पे कब्जा हुआ है, आपके पास आया, आपने रेवेन्यू स्टाफ को रिपोर्ट करने के लिए लिखा है, रेवेन्यू स्टाफ रिपोर्ट करता है, आप अपनी फाइंडिंग अटैच करके हियरिंग ऑफिसर को प्रेजेंट करते हैं, दोनों की हियरिंग होती है और फिर उसके ऊपर एक्शन लिया जाता है।
तो आपकी फोर्स साथ जाएगी, असिस्टेंट कमिश्नर एसपीओ साथ जाएगा और उसको मौके पे कब्जा लेके देगा। समझ आ गई? कंफ्यूजन जो है कुछ नहीं। रिपोर्ट हुआ सिविल कंप्लेंट है फिर भी वो डिपार्टमेंट से डाटा लेगा, तो डाटा क्यों नहीं लगा आपने? अगर किसी का डाटा लेगा ठीक है, एनफोर्समेंट डे लग जाएगा। हाँ, तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट साथ जाएगा उसी बात। हेयरिंग ऑफिसर फिर कहाँ पे गया अगर आपने हेयरिंग ऑफिसर को नहीं बताया? हेयरिंग करने को तो एसपीओ की बाद में कर सकते हैं। क्यों? हेयरिंग पहले होती है बाद में होती है? हेयरिंग एक्शन के बाद में कैसे हो सकती है? एक्शन के बाद में कौन सी हेयरिंग होती है? पॉलिटिकल इंटरफेरेंस आ गई है, आप एनफोर्समेंट के लिए जा रहे हैं, तो आपको कंसर्न डिपार्टमेंट ने बुलाया है, आप प्रॉपर वर्किंग के बाद जा रहे हैं, तो फिर आंसर है कंसर्न असिस्टेंट कमिश्नर आप नहीं है, आपके पास जो नॉलेज जो डेटा है, अगर किसी को किसी चीज से मसला है तो वो उससे पूछे, आपसे नहीं। आपको रिक्वायर किया गया है कि आपने वहां पे जाकर ये एक्शन लेना है, आप वो एक्शन ले रहे हैं, आपको ये नहीं पता कि आगे क्या चीज है। किसी ने जो इलीगल कब्जा है, रिसेंटली आपने कोई 86 एकड़ लैंड जो है वो कब्जा चला है गवर्नमेंट की लैंड से, हमें नहीं आइडिया कि वो कब्जा कैसे उन लोगों ने कैसे क्लियर किया कि ये गवर्नमेंट की लैंड है, हमें नहीं आइडिया इसके बैक एंड पे कितना भी लीगल केसेस चले होंगे। हमें एक रेक्विजिशन आती है कि प्लान दिन पे हमने एक ऑपरेशन करना है, हम उससे वहां पे जाते हैं, वो कब्जा करवा देते हैं। ठीक है, कस्टोडियन कौन है? एलसी। रिकॉर्ड किसके पास है? उसके रेवेन्यू स्टाफ के पास। आपने क्या किया? उन्हें कब्जा करवा के दे दिया, ऐसे ही है। आप खुद से तो नहीं कोई भी कुछ भी कर सकते। किसी ने अगर आपके पास आना है, किसी के मकान में कब्जा हुआ है, कोई किराएदार है वो कब्जा करके बैठ गया, वो आपके पास आता है, आपने क्या करना है? जाके मतलब ये अपने पास बुला लेना, दोनों को सुन लेना। आपने रेवेन्यू स्टाफ से रिपोर्ट मांगनी है, मुझे रिपोर्ट दे, ये इसके नाम पे है नहीं, हिस्ट्री है नहीं है, कोई किरायानामा वगैरह कोई भी चीज इनके दरम्यान में एग्रीमेंट हुआ ये नहीं हुआ होगा, वो चेक करेगा, वो रिपोर्ट देगा। उस रिपोर्ट को फिर आप वेरीफाई करवाएंगे, वो कंसर्न आपका असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस है, या आप डायरेक्टली असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस को भेज देंगे, बोलेंगे कि ये इस तरह से हमें रेवेन्यू स्टाफ से रिपोर्ट लेके दे दें। रेवेन्यू स्टाफ से वो रिपोर्ट लेके दे के वहां पे हेयरिंग होगी दोनों पार्टी की, और उसके बाद आप जाके उस सरकार एक ऑपरेशन कर सकते हैं। सही है? तो आपकी अपनी डोमेन है प्राइस कंट्रोल एक्टिविटी, आप प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट है, उसके अंदर हेयरिंग ऑफिसर की इन्वॉल्वमेंट इस तरह से नहीं है। आप प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट है, आप समरी ट्रायल भी खुद करेंगे, आप जाएंगे डमी परचेज करवा के, अगर किसी ने आपको प्राइसेस हाई लगाएंगे तो आप वहां पे मौके पे उसका खिलाफ कर देंगे, आप उसको फाइन कर देंगे, आप प्रेमिसेस को सील कर देंगे। आप जहाँ पे आप प्रेमिसेस को सील करते हैं वहां पे आपकी एक रिपोर्ट जनरेट होती है, और आपका जो असिस्टेंट कमिश्नर है वो उसको हेयर करेगा, आपका हेयरिंग ऑफिसर उसको हेयर करेगा और लीक्स में करेगा। सही है? फाइल आप खुद करेंगे, मौके पे अगर कोई एक्शन लेंगे तो वो खुद लेंगे, प्रॉम्प्ट एक्शन जो है, लेकिन अगर आप सील करते हैं तो उसकी हेयरिंग एसी के पास है। अदरवाइज आप इंडिपेंडेंटली किसी डिजिटल बोर्ड के कहने पे, किसी के भी कहने पे एक्शन ले सकते हैं, लेकिन एक्शन उस तरह से नहीं लेंगे ना, सारी चीजें इंटरलिंक्ड है। लैंड रेवेन्यू के मामला आप खुद देखिए ना कि अगर लोग 30 साल कोर्ट के कचहरियों के चक्कर काटते हैं तो किस वजह से काटते हैं? लॉ में इतनी ज्यादा इजाजत देते हैं, लॉ के अंदर इतनी कन्वीनियंस रखी गई है, जब वहां पे इतनी कन्वीनियंस है तो आप एड वन से आके किस तरह से एक्शन ले सकते हैं? आपने उन सारी चीजों को मद्देनजर रखना है। कहीं पे कोई स्टे तो नहीं है, कहीं पे कोई कोर्ट केस तो नहीं चल रहा, कहीं पे इसके अगेंस्ट कोई भी ऐसी चीज मौजूद तो नहीं है, कहीं पे रजिस्ट्री कोई बोगस तो नहीं है, तो स्टैम्प पेपर तो नहीं निकल आएगा, कहीं पे विरासत के अंदर कोई दूसरा बंदा तो नहीं एंटर हो जाएगा। ये सारी चीजें मैंने तो नहीं देखी, आपने तो नहीं देखी, वो तो रेवेन्यू स्टाफ ने देखी है। तो आपने जो एक्शन लेना है बेसिकली आप असिस्टेंट्स के लेवल पे हो, बेसिकली आपकी फोर्स को बनाया इसलिए गया कि जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के टास्क हैं वो इजी हो, उनको प्रॉपर एनफोर्स करवाया जाता है। आपका क्या व्यू पॉइंट है?
रजिस्ट्री के साथ साथ ही होगा क्या एक मिनट, एक टू लॉस कॉन्फ्लिक्ट, मैं अभी आपके क्वेश्चन आंसर देती हूँ। इफ टू लॉस कॉन्फ्लिक्ट ड्यूरिंग एनफोर्समेंट, मतलब म्युनिसिपल या प्रोविंशियल, म्युनिसिपल लॉस प्रोविंशियल लॉस होते हैं, which one should be followed in the field? PIRA Act says it will override all other laws, but you are saying we should act in collab with the relevant department. Then how will the PIRA Act go? PIRA Act के अंदर ये थोड़ी है कि आप जाके कुछ भी कर सकते हैं। आप लोग कितने कंफ्यूज हो। PIRA Act के अंदर कहाँ पे ये लिखा हुआ है कि आपने जाके कोई भी काम खुद से कर लेना है? जो अथॉरिटी है ना, यानी कि अगर कोई प्राइस कंट्रोल कोई और डिपार्टमेंट में डील कर रहा है तो पीरा के साथ प्राइस कंट्रोल में मैंने आपको बोला कि आप प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट हो सकता है दूसरे मैजिस्ट्रेट जो खत्म हो जाए, उन लोगों के ऑर्डर कैंसिल हो जाए होम डिपार्टमेंट की तरफ से, इसमें क्या क्वेश्चन है? सर प्राइस में कौन सी आता है लीड रेगुलेटर है मेरा। अदरवाइज आप किस तरह से लीड रोल कर सकते हैं? मिशन के साथ नहीं होगा। कोलैबोरेशन है ना, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं? हाँ, आप खुद देखने ऐसे नहीं कहते। अथॉरिटी लीड रेगुलेटर तो लिखा हुआ अगर कोई और स्केड्यूल का ऑफिस नहीं करता तो मैं आपको यही कह रही हूँ कि होर्डिंग के अंदर आपने कंसर्न डिपार्टमेंट को देखना है। आप लेट सपोज कहीं पे छापा मारते हैं, वहां से आप होर्डिंग पकड़ लेते हैं, आप किधर लेके जाएंगे? कोई बंदा ये कहता है आपने इलीगली डिटेन कर दिया, कोर्ट ने आप पे चढ़ दौड़ना। यहाँ पे डिपार्टमेंट के पास प्रॉपर डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं कि अगर गंदम, चावल, चीनी, ये सारी चीजें हैं, उनकी होर्डिंग हुई है तो आपने फूड डिपार्टमेंट आपका जो है वो रेलिवेंट एक्शन लेता है। और हमारे पास जितने भी नोटिफिकेशन आते हैं या जिस वक्त जिस चीज की होर्डिंग होती है उस वक्त ये बोला जाता है कि कंसर्न आपके जो फूड डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन करें और ऑपरेशन करें। के पास एक्साइज की पास जमा हो जाती है। और उसके अंदर भी कैटेगोरिकली मेंशन किया गया है कि आपका असिस्टेंट कमिश्नर जो है वो उसको आपका बाकी सारा जो क्लियर का स्टाफ है मॉनिटर जरूर करेगा, कॉन्फिस्केट करेगा, वो ऐसी करेगा। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ये भी, ठीक है, मतलब आपके जो ऑफिशियल्स हैं वो लाजमी जाके चेक करेंगे, लेकिन आपका जो एसी है ऑल इन ऑल जो तहसील के अंदर होता है वो एसी होता है। आप ऑल इन ऑल एनफोर्समेंट के अंदर, आपकी मर्जी है तो फोर्स दे, नहीं मर्जी तो ना दे। आप ये कह रहे हैं रिपोर्ट ऑलरेडी इंगेज्ड है, सही है। 26 अमेंडमेंट के अंदर इसके ना 2-3 डिफरेंट पहलू हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि जो कोर्ट्स हैं जब उनके पास बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंस है इस वक्त, तो उनके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, सेपरेशन ऑफ पावर में आपको आइडिया है। जब कोई चेक एंड बैलेंस नहीं था तो हम ये देखते थे कि बहुत सारे ऐसे केसेस जो बड़े ज्यादा हाईलाइटेड थे उनका यूनिलैटरल डिसीजन हो जाते थे। यहाँ पे जब कोर्ट्स के अंदर 2 टीयर्स किए गए हैं, मेरा ख्याल है कि ये जब बाईलेटरल चलेंगे तो ये ज्यादा अच्छे डिसीजन कर सकते हैं। एक थर्ड जो इसके अंदर ये डीआरसी के थ्रू इन्होंने इन्वॉल्वमेंट किया एडमिनिस्ट्रेशन की भी, ब्यूरोक्रेसी की भी। तो जहाँ पे चेक एंड बैलेंस एंड मॉनिटरिंग होती है और जहाँ पे मल्टीपल टूल्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, वहाँ पे एक दूसरे का सेपरेशन ऑफ पावर में भी एक दूसरे का टारगेट करेगा। इसके अंदर नो डाउट क्रिटिसिज्म है कि कोर्ट्स को इस तरह से बाइफरकेट नहीं करना चाहिए था। लेकिन आप इसको इस तरह से ले सकते हैं कि जब बाइफरकेशन होती है तो किसी से अच्छी आ रही है। जहाँ तक का जो सफर होता है ना वो थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल होता है इस चीज से। वहां पे बैठ के बड़ी आसानी से हम लोग आपस में कोई भी बात कर सकते हैं। अगर किसी को कोई मसला है जैसे उन्होंने पूछा है, आप मेरे से यहाँ से पूछ सकते हैं। चीजों के अंदर कोई भी अगर कोई तजिया है, मेरे तजिए में हो सकता है कि मैं थोड़ा सा लिमिटेड बताऊँ, आप लोगों के पास कोई और चीज हो तो आप अपने लोगों को बताएं यहाँ पे।
पीपल आर वेलकम कि अगर आपने कुछ ऐड करना है तो ऐड करें, इस तरह एक दूसरे के कानों में ये किस तरह क्या है। जब कहीं पे चेक एंड बैलेंस नहीं होता, जैसे जुडिशरी के ऊपर चेक एंड बैलेंस नहीं था, तो आपने ये देखा कि बहुत सारे जो स्कैंडल्स हैं वो आ रहे थे। यहाँ पे फिर माजी में वो फोटो केसेस भी है, उसके अलावा वो 200 केस है, फिर वो 200 केस है, वो आसमा जहांगीर केस है। अभी सब सर्च कर लेंगे, लेकिन ये वो वाले केसेस हैं इसमें लोअर कोर्ट पे डिसीजन छोड़ था, अपर कोर्ट में कोर्ट का चेंज किया गया और उसको फिर अथॉरिटेटिव हो गई। इस तरह से क्या होता है? हाँ, इस तरह से वैसे हम लोगों ने अपने अपने स्टेशन पे रख दिया हुआ है, उसके अंदर जस्ट फिलिंग होती है, फाइंडिंग होती है। बेसिकली ये कंप्लेन होती है, इसके अंदर जो इसकी राइटिंग है वो प्रॉपर्ली लिख के पहले ही मेंशन कर दी जाती है। एक मतलब जैसे कहते हैं फोटोकॉपी फॉर्म होता है, इसके अंदर आप लोग की प्रॉपर राइटिंग करती हुई है, उसके अंदर आपने जस्ट नेम और उसका जो एड्रेस हो जाना है, उसका CNIC है वो उसके अंदर एंटर करना होता है, और उसके अंदर मल्टीपल चीजें हैं, जैसे आप एंटी इन्फोर्समेंट पे दे रहे हैं, पब्लिक नॉसेंस पे दे रहे हैं, एंटी पुलिस पे दे रहे हैं, किस चीज पे दे रहे हैं, वो भी आपने चीजें उसके अंदर लिख सकती है। इससे पहले ये तो मैं इस तरह का हाथ से लिख जाता है। लोअर लेवल पे जो वो डिसीजन ठीक नहीं हुए थे, फिर मिडिल कोर्ट में, हाई कोर्ट में डिसीजन ठीक हुए, सुप्रीम कोर्ट में फिर वो उनको सस्टेन नहीं किया गया इस तरह से। हाँ जी, हाँ हाँ, अकाउंटेबिलिटी के लिए बेसिकली मॉनिटरिंग के लिए किया गया है। हमने आपको बताया यही है कि बाइफर्केशन का मतलब यही होता है कि आपने जितनी भी पावर्स हैं वो एक ही जगह पे नहीं रखती है। जैसे आप देखते हैं कि एग्जेक्टिव्स हैं, एग्जेक्टिव्स के ऊपर भी मॉनिटरिंग होती है, अगर ब्यूरोक्रेसी है उनके ऊपर मॉनिटरिंग होती है, जस्ट कोर्ट्स है, जुडिशरी है, उसके ऊपर उस तरह से मॉनिटरिंग का मैकेनिज्म नहीं था। सही है, उनको पूरी डिस्क्रिशनरी पावर्स थी। तो यहाँ पे अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन को इन्वॉल्व किया, कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट्स बनाए हैं, तो बेसिकली ये आप समझ लें कि ऑडिट ऑफ जुडिशरी है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक अपना बॉडी है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कैसे होगा आप कंफ्यूज करेंगे आपके साथ। बेसिकली जब रिएक्शन होता है उसके अंदर जो लोअर लेवल पे सबसे नीचे के लेवल पे होता है रेवेन्यू स्टाफ का कार्य होता है, ठीक है, फिर उसके ऊपर कानून होते हैं, कानून होते हैं, ठीक है, उसके ऊपर आपके पास होता है गिरदावर, फिर आपका नायब तहसीलदार होता है, फिर आपका तहसीलदार होता है। सही है, इनकी अपनी एक प्रॉपर हायरार्की है। तहसीलदार के ऊपर फिर आपका असिस्टेंट कमिश्नर होता है, यहाँ पे नायब तहसीलदार डायरेक्टली AC को आंसरेबल होता है, और तहसीलदार डायरेक्टली जो DC के पास है। अब यहाँ पे एपीलेट अथॉरिटी जो है वो दरम्यान में ADCR रेवेन्यू के मामला देखता है। जो आपकी लोअर हाईएस्ट एपीलेट अथॉरिटी है ना, जिसके पास आप अपील में जा सकते हैं, वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। सही है, कि कहीं पे डिसीजन आया आपके अगेंस्ट, तो आपकी आखिरी जो अथॉरिटी है वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, आप वहां पे जा सकते हैं आफ्टर कमिश्नर। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बेसिकली अपर लेवल पे, जैसे आपकी अगर सर्विस रिलेटेड कोई मैटर है तो सर्विस ट्राइब्यूनल जो है वो आपके पास आपकी अथॉरिटी है, जिसके पास जा सकते हैं अपने अथॉरिटी। कोई मसला है तो आप बताओ।
एब्सोल्यूट ऑर्डर बेसिकली जब सारी चीजें मतलब डिसाइड हो जाती हैं तो उसके बाद एब्सोल्यूट ऑर्डर जो है जिसके अंदर प्रॉपर दोनों पार्टीज की इंक्वायरी हो जाती है, इंक्वायरी के बाद एब्सोल्यूट ऑर्डर मोस्टली वैसे किया नहीं जाता, उससे पहले ही एक्शन ले लिया जाता है। एब्सोल्यूट ऑर्डर बेसिकली प्रॉपर हेयरिंग ऑफ बोथ पार्टीज बिफोर हेयरिंग ऑफिसर, उसके बाद जो एसी ऑफिस है वो एब्सोल्यूट ऑर्डर लिखता है। आप दो बीइंग एसपी हो, एसी के पास जो आपका हेयरिंग ऑफिसर है दोनों पार्टीज की इंक्वायरी करवाते हैं, इंक्वायरी के बाद एक प्रॉपर ऑर्डर लिखा जाता है। या अगर वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो वो दूसरी पार्टी है तो वो सुनता है, उसको सुन के उसके जितने भी लैक्यूनाज है उनको क्लियर करके एब्सोल्यूट ऑर्डर लिखता है। ईपीओ मैंने बोला आपको कि आप का काइंड ऑफ एक रिमूवल ऑर्डर आप कह लें कि ये एक ऑर्डर होता है जिसको आप इशू करते हैं कि आप ये रिमूव कर लें, अदरवाइज हम रिमूव करेंगे, परमानेंट एनक्रोचमेंट। और रिमूवल ऑर्डर जो वो डेली बेसिस पे हम कर रहे होते हैं, काइंड ऑफ वार्निंग होता है, काइंड ऑफ वार्निंग जिसमें आपने लिखा होता है। रिमूवल ऑर्डर्स जो है वो प्रॉपर राइटिंग में स्टेशन के ऊपर बने हुए हैं, जो आप लिख के उनके ऊपर कंसर्न बंदे का आईडी कार्ड नंबर और नेम लिख के उनको देते हैं, और ये आजकल हम ऑनलाइन कर रहे हैं। हाँ जी, 3 डेज में आप देते हैं रिमूवल ऑर्डर, 15 डेज जो है आपके ईपीओ के लिए। एब्सोल्यूट ऑर्डर जो है वो भी विद इन 15 डेज हो सकता है आपका। 15 डेज जो सॉरी क्या जा सकता है, क्या चैलेंज कैसे करेगा? रिमूव तो हमने करनी है ना। नहीं नहीं नहीं, आपका लॉ जो है उसने बाउंड्रीज डिसाइड कर दी हैं, लॉ के अंदर बाउंड्रीज डिसाइड हो गई हैं। एंटी इंक्रोचमेंट सिर्फ आपके लॉ के अंदर नहीं लिखा हुआ, वो एमसीएल जो आपकी म्यूनिसिपैलिटी है उसके लॉज में भी लोकल गवर्नमेंट ने लिख दिया हुआ है, वो भी एक्शन ले रहे होते हैं। तो जहाँ पे आपको ये लगे कि मतलब वो दोनों तरफ से आंसरेबल है, आप किसी भी जगह पे गलत साबित नहीं हो सकते। किसी बंदे को आपने रिमूवल ऑर्डर देना है तो उसे उस चीज को रिमूव करना पड़ना है। किसी ने ईपीओ के अगेंस्ट वो चैलेंज नहीं कर सकता उस ईपीओ को, अगर वो ठीक होगा तो आपके ऊपर बात आएगी ना। अगर इन केस वो आपके अगेंस्ट चला जाता है ओम्बड्समैन के पास या किसी भी जगह पे चला जाता है, आपके पास एक प्रॉपर रिप्लाई मौजूद है कि ये बंदा इलीगल एक्टिविटी कर रहा था, उसके अगेंस्ट मैंने एक रिटन फॉर्म में से दिया है, वो रिटन फॉर्म में मेरे पास भी मौजूद है, उसकी रिसीविंग भी मौजूद है, तो ये बंदा कैसे किसी भी अथॉरिटी को अप्रोच कर सकता है? वो कोर्ट में भी जाएगा तो वो कैंसिल हो जाएगा, वो जा तो कहीं तो भी सकता है। लॉ कैसे अलाउ करता है? इसका कौन सा लॉ है? अगर वो कहीं पे अपील में जाता है, इसका कौन सा लॉ है जो उसे क्या उसे लॉ की जरूरत क्यों होगी अपील में जाने के लिए? अपील क्या होती है? अपील क्या होती है? एक एप्लीकेशन होती है, उस एप्लीकेशन के साथ वो आपका ईपीओ अटैच करेगा, वो जाके किसी अथॉरिटी को दे देगा, इसमें लॉ की तरह। इसमें मुझे बताएं लॉ कहाँ पे जिसकी आपको जरूरत पड़ी है? अगर आपने अपील में जाना है, मैंने कोई एक्शन लिया, आपने मेरे खिलाफ अपील में जाना है, तो आपको अपील में जाने के लिए कि ये मेरे साथ जुल्म हुआ है, जाती हुई है, इस तरह से नहीं होना चाहिए, आप चले जाएंगे। आपने कोर्ट में कहीं पे किसी जगह पे किसी पे कोई केस करना है, आप केस कर सकते हैं। झूठे केस कभी भी नहीं होते। हर बंदे को इस चीज की परमिशन हासिल है कि वो किसी भी जगह पे जाके कोई भी दरवाजा खटखटा सकता है। ये तो बात की बात है, वो सच्चा साबित होता है या झूठा। मुझे बताएं यहाँ पे लॉ की जरूरत किधर है? अच्छा, अब ये मैं आप लोगों को जो थोड़ा सा इन चीजों की तरफ ला रही हूँ, बेसिकली आप लोग जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, वो सवाल बराए सवाल है, सवाल बराए लर्निंग नहीं है। मैं आप सब लोगों के फेस को रीड करके ये बात कर रही हूँ कि आप ये जज करना चाह रहे हैं कि मैडम के पास नॉलेज है या नहीं। मैडम के पास नॉलेज हो ना हो, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन मेरी आप लोगों से बहुत ज्यादा है, ठीक है। ये चीजें सारी मतलब मैं बैठ के आपको 1 घंटे में बता सकती हूँ। बेसिकली मैं आपको 1 बाय 1 चीजों पे लाना चाह रही थी। आप लोगों ने बम्बार्डमेंट की कि ये होगा वो होगा वो होगा, बेसिकली आप लोग खुद भी प्रिपेयर्ड नहीं हो किसी चीज को लेके। चीजें 1 बाय 1 चलती हैं,
स्टेप्स में चलती हैं। कंफ्यूज हो गए हो ना आप लोग सारे, इस तरह से नहीं होना था। मैंने आपको बताना था कल के दिन में आपने पढ़ के आना था, या नेक्स्ट वीक तक आपने वो चीजें करनी थी और उसके बाद उसी तरह से चलना था। ये सारी चीजें जिस वक्त आपके मॉक इंटरव्यूज होने थे, उन इंटरव्यूज में मैंने अगर आपसे पूछना था तो आपने उनका जवाब देना था, तो आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग होनी थी। यहाँ पे बैठ के ये कहना कि नहीं 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 ऐसा नहीं है, ये बहुत ईजी है। जब बोल लें तो पहले तोलें। इंटरव्यू में पास होने का यही असूल है, जब आपने बोलना है पहले तोलना है कि ये बात करनी है या नहीं करनी। मेरे से सवालात बेशक पूछें जिस तरह के मर्जी, लेकिन जब आपने किसी सवाल का जवाब देने लगना है तो उस वक्त आपने ये, जैसे मैं आपसे पूछ रही हूँ मुझे बताइए लॉ की कहाँ पे जरूरत है, आपने अपने दिमाग को जरा भी कोई तंगी नहीं दी, आपने सिर्फ अपनी जुबान को तंगी दी है। नहीं नहीं नहीं, अगर थोड़ा सा आप अपने दिमाग पे जोर देते तो आपको पता लगता है कि वाकई कोई बंदा किसी के ऊपर केस करना चाहे वो कोई भी कर सकता है, थाने में एप्लीकेशन दे सकता है, होता है। रिसेंटली मेरे एक आईओ ने एक बंदा उठाया, एनक्रोचमेंट की हुई थी उसने। रिक्शा जो है ना वो हर वक्त वहीं पे खड़ा रखता था, आधी रोड ब्लॉक की हुई थी उसने। बंदा उठाया, वो रिक्शा गुम हो गया उसका। जब बंदा उठा के ले आए, उस बंदे ने 2-3 फोरम्स पे जाके, पुलिस स्टेशन में भी एप्लीकेशन दे दी उसके अगेंस्ट और 2-3 और फोरम्स पे जाके। हम उसे रोक सकते हैं? यहाँ पे कहीं पे उसे किसी लॉ की जरूरत है? उसे रिड्रेसल के लिए डिफरेंट फोरम्स पे जाना पड़ा। मेरे पास एप्लीकेशन लेके आया, मैंने इर्द गिर्द चेक करवाया कि वहाँ पे कैमरास वगैरह लगे हुए हैं या जो भी सीन है, उनके थ्रू मैंने चेक करवाया प्लान टाइम पे वो रिक्शा मौजूद था, कौन बंदा लेके जाओ, इसी तरह से सॉर्ट आउट कर लिया। अदरवाइज भी बहुत सारी चीजें होती हैं जिसमें आप मैनेज कर सकते हैं चीजों को। ठीक है, आपके लिंक्स वगैरह भी इतने स्टैब्लिश हो जाते हैं, बहुत सारे खुदा तरस लोग होते हैं जो लोगों की हेल्प करने के लिए मौजूद होते हैं, तो आप चीजें मैनेज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि यहाँ पे अगर उसने अपील में जाना है या हमारे खिलाफ, हमारे एक्शन के खिलाफ कहीं पे जाना है, उसे किसी लॉ की जरूरत नहीं है। आगे पुलिस वालों ने ये बोला ये पीरा से रिलेटेड है, मैडम के पास जाएं। कॉलम वगैरह मेरा नहीं ख्याल इस तरह का कोई, लेकिन मैं आपको दिखा दूंगी एफआईआर कैसे होती है। मैं किसी टाइम अपने प्रोसिक्यूटर को यहाँ पे ले आऊंगी, वो आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देंगे, आपको ज्यादा बेहतर वो आइडिया हो जाएगा उसका। अभी कर देती हूँ, वो तो ढेर सारी हैं, 61 एफआईआर दी हुई है मैंने। अच्छा, आपका पहला जो है वो हेयरिंग ऑफिसर है, फिर आपका डीसी है, उसके बाद आपका बल्कि कमिश्नर तक आप जा सकते हैं, फिर जो है वो एडिशनल सेशन जज है, वो एपलेट अथॉरिटी है। मैं शेयर भी कर देती हूँ, पीरा वालों ने आज ही शेयर किया ये एपलेट अथॉरिटी वाला क्वेश्चन। लास्ट आपके पास जो सेशन कोर्ट है वो है, सही है। दरमियान में उन्होंने कमिश्नर को रखा हुआ है जो हमारा डिविजनल हेड है। हाँ, सेशन कोर्ट। डीसी नहीं है दरमियान में, कमिश्नर है। हेयरिंग ऑफिसर, फिर 30 डेज के अंदर कमिश्नर, कमिश्नर 45 डेज के अंदर उसको डिसाइड करेगा, और उसके बाद कोर्ट है। सेकंड अपील कोर्ट में है जो सेशन कोर्ट है। 30 डेज के अंदर अपील करेंगे और 90 डेज के अंदर उसका डिसीजन होगा। ठीक है, हाँ, 30 डेज के अंदर अंदर आप अपील करेंगे और विद इन 90 डेज उसका डिसीजन होगा।
चार्ट डालना है सारा न्यूज़पेपर, ऐसे नहीं करना। न्यूज़पेपर के अंदर आप ये देखें कि इंपॉर्टेंट चीजें कौन सी हैं। जैसे अभी इससे एक चीज से भी पता चल जाता है कि वॉर के अंदर जो जंग बंदी है उसकी एक्सटेंशन हो गई है, सीज फायर की एक्सटेंशन मिल गई है। ये आप पूरा कॉलम भी पढ़ेंगे तो उसके अंदर यही होगा, और अगर आपने एक चीज देखी है तो उसके अंदर भी यही है। सही है। हाँ, बुक्स और उसको भी लाजमी एक दफा देखें, लेकिन अगर आप ये बेसिक बेसिक चीजें कर लें तो उसके बाद बुक्स की तरफ आए। अगर आज आपको मैंने मैक्सिमम चीजें दे देंगी, आज जाके सबको सर करते हो। अगर मैंने आपको ये बताया कि आज के दिन में अगर आप अपना ये सारा चीजें, अपना इंट्रो भी तैयार कर लेते हैं और बेसिक बेसिक चीजें, अपनी पर्सनैलिटी और ये सारी चीजें तैयार कर लेते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये एक दिन के अंदर ये थोड़ा काम है। कल अगर आपने बुक्स तैयार करनी होगी वो कर लें, पर साथ में लॉन्च कर लें, अपने मोबाइल के अंदर डाउनलोड करें अपना कॉन्स्टिट्यूशन, अपनी सीआरपीसी, एबीपीसी। सॉरी, हाँ हाँ, फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन की चैप्टर्स को देखें, एक एक आर्टिकल को नहीं, उसके चैप्टर्स को देखें, कौन से चैप्टर के अंदर क्या चीज है जो उसके अंदर इम्पोर्टेंट है वो करना है। मेरी हिस्ट्री में देख लिया है और उसमें काफी लैंग्वेज की है। कौन सी हिस्ट्री है? यूरोपियन ओवरऑल, ठीक है। उसके अंदर अगर आपने देखना है तो यूरोपियन हिस्ट्री के भी कुछ इराज है, अमेरिकन हिस्ट्री के भी इराज है, ठीक है, प्रोग्रेसिव इरा एंड डाउनवर्ड। और उससे बाद आप ये देखें टोटल 250 साल की हिस्ट्री है। उसके बाद अगर आप पाकिस्तान की हिस्ट्री देखें तो वो बिल्कुल छोटी सी है। मेन मेन चीजों का आपको आइडिया है ना, जितनी भी उस वक्त पे वो आई हैं, हाँ, वो आप मेन में कर लेंगे, आपको मेन आइडिया। और वैसे भी हिस्ट्री के ऊपर पूरा आप ग्रिप नहीं कर सकते, कुछ चीजों पे आप एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, लेकिन आपको बेसिक चीजों का लाजमी पता होना चाहिए, बेसिक चीजों को नहीं छोड़ना। कितना रेडी करेंगे आपको? अगर कोई बंदा पूछे, लेट्स सपोज अगर आपकी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में डिग्री है, तो आपको अगर कोई बंदा ये पूछता है कि बिजनेस साइकिल क्या है या प्रोडक्ट साइकिल क्या है या इसकी थ्योरीज क्या है, तो आपको वो चीजें लाजमी आनी चाहिए। इतना जरूर रेडी करें। निटिग्रिटीज पे ना है, अपने जो सब्जेक्ट्स हैं उसकी एक वो देखें, कोर्स आउटलाइन देखें, कौन कौन से सब्जेक्ट आपने पढ़े और उसके अंदर भी मेन उसकी थ्योरीज है, बस देख के साइड पे टोटल 2 से 3 पेजेस के ऊपर तैयार हो जाएगा। ये मैं एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि आपने बस एक सब्जेक्ट पकड़ना है और उसको रट्टा मारना शुरू कर देना। बेसिकली अभी आपको जस्ट नॉलेज चाहिए उसका, और उसको आपने कन्वे करना है कि उसका मतलब क्या है। अगर कोई थ्योरी है तो थ्योरी के अंदर ये तो नहीं है कि आपने वो प्लांट टाइम पे प्लांट प्रोपोनेंट ने ये बोला ये बोला ये बोला, इतनी सारी चीजों की जरूरत तो नहीं है आपको। ये है, आपने जस्ट थ्योरी का बताना है, प्लांट थ्योरी क्या कहती है, प्लांट मैनेजमेंट क्या कहती है, प्लांट मैनेजमेंट में क्या हुआ था, 2 लाइन में सारा कुछ समझ लो। फिर भी अगर आपको कहीं पे कोई मसला हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। वो मैं भी शेयर कर देती हूँ, प्रेजेंटेशन है तो मैं अभी दे देती हूँ आपको, निकाल कर। करियर प्रोग्रेशन अभी तो इस चीज को एंजॉय करें, बाद में देखते हैं। अच्छा, इसके अंदर मैंने यही बताया कि आपको फिर जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे वैसे वैसे आपको नेक्स्ट जो डेस्टिनेशन है, तहसील से फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट से फिर डिवीजन लेवल पे, उसी तरह से करियर प्रोग्रेशन। हाँ, लेकिन अच्छा करियर प्रोग्रेशन। उसके अंदर फिर जब आप 18 स्केल पे, और मतलब 18 स्केल का आपका लेट 18 चल रहा होगा, तो आप अपने हेडक्वार्टर के अंदर भी सर्व कर सकते हैं। उसमें डीडी की पोस्ट है, उनके अंदर भी आपका कोटा रखने लगे। सही है, डायरेक्ट डिप्टी डायरेक्टर की। बाकी फिर पूछ लेती हूँ, मैं सर से पूछ लेती हूँ। मॉक इंटरव्यूज में आज भी वैसे ही बोला था ताकि मुझे थोड़ा सा अंदाजा हो जाता, क्योंकि मुझे लग ये रहा है कि आप लोग ना थोड़ा सा आपकी जो हवा है ना वो ज्यादा ऊपर है, टाइप होने वाली management